हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। एक संबंध इस प्रकार से है कि इसका पहला घटक x है तो दूसरा घटक x+5 होता है, और इसके साथ साथ ये कह रहा है कि x जो हमें लेना है वह होना चाहिए इस समुच्चय का सदस्य, अर्थात x का मान या तो 0 होगा, 1, 2, 3, 4 या 5। फिर इसके आधार पर हमें बताना है इसका प्रांत और परिसर क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन में कि चूंकि x बिलोंग्स टू कह रहा है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसलिए हमारा संबंध हो जाएगा। संबंध के शर्त को देखिए, पहले हमें x को लिखना है तो अगला x+5, और x का मान जो है इसमें से लेना है। तो x का यदि हम 0 को ले लें तो इसका संबंधी इसका प्रतिबिंब होना चाहिए x+5, अर्थात 0 + 5 मतलब 5। ओके। फिर यदि हम x के जगह पे 1 को ले लें तो 1 में 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। फिर यदि x का मान 2 को लिया जाए तो हो जाएगा 2 + 5 = 7। फिर इसी प्रकार यदि हम x का मान 3 को लेते हैं तो 5 ऐड करने पर हो जाएगा 8। ओके। फिर इसी प्रकार यदि हम x का मान 4 को भी ले सकते हैं तो 4 होने पर 4 + 5 अर्थात हो गया 9। और यदि फिर से 4 को लें तो हो जाएगा 5 को लिया जाए तो 5 में 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। तो इस प्रकार हमें एक रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। तो इससे यदि हम निकालना चाहें इसका प्रांत तो इसका प्रांत होगा, आपने पढ़ा था किसी भी संबंध का जो प्रथम घटक होता है उसे हम प्रांत कहते हैं। तो इसका प्रथम घटक है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका प्रांत हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये हो गया हमारा प्रांत। फिर इसी में आपसे सहप्रांत पूछा गया है, सहप्रांत नहीं, आपसे परिसर पूछा गया है। तो परिसर के बारे में आपने पढ़ा था कि किसी संबंध का जो दूसरा घटक होता है उसको हम कहते हैं परिसर, अर्थात होगा 5 से लेकर के 10 तक। तो होगा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एक रिलेशन है जिसमें लिखना है पहले हमें x, तो इसका प्रतिबिंब होना चाहिए x3। ओके। और इसके साथ साथ इसमें कहा कि संख्या x जो होना चाहिए वह होना चाहिए 10 से कम एक अभाज्य संख्या। अब यदि हम अभाज्य संख्या की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, अर्थात वह केवल 2 ही संख्या से कटता हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा दें तो अभाज्य, इसमें कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक या अपने आप इतना ही से कटता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता हो। दूसरा होता है भाज्य, जिसमें 2 से अधिक जिसके फैक्टर हो, अर्थात एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है। जैसे कि हम बात करें यदि हम 2, तो 2 जो है सो एक और 2 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटता है, इसका मतलब 2 जो है सो अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 है जो 1 और 3 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटता है, इसलिए ये भी अभाज्य है। लेकिन वही यदि हम 4 की बात करें तो 4 जो है 1 और 4 के अलावे 2 से भी कट जाता है, इसका मतलब 4 हो गया भाज्य। तो इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हमें इसमें से लिखना है 10 से कम, और दूसरी बात कहता है अभाज्य संख्या। इसका मतलब कि x होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 2, 3, 5, 6, 7, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, बस इतना ही। तो ये हमारा हो गया 10 से कम एक अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या है। तो इसमें से कोई भी हो सकता था x की जगह पे। तो इसलिए हमारा रिलेशन जो बनेगा, इसमें कुछ प्रश्न में पूछा था यदि ये रिलेशन है तो इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए बोल रहा था। तो सबसे पहले इसे यदि हम
रिलेशन को लिखें तो पहले हमें लिखना है x का मान। x का मान हम चाहें तो 2 को ले सकते हैं, तो इसका प्रतिबिंब होना चाहिए x का q अर्थात 2 का q। ठीक इसी प्रकार यदि हम 3 को लेंगे तो होगा अगला 3 का q। फिर यदि हम 5 को लें तो हो जाएगा 5 का q, और यदि 7 का ले लें तो हो जाएगा 7 का q। अर्थात इसे यदि हम और सिंपल बनाएं तो हमें मिलेगा 2 का 2 हो गया, 2 के पावर 3 है तो ये हो गया 8, यहाँ पे 3 है तो 3, फिर 3 का पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 अर्थात 27। फिर यदि हम 5 का क्यूब यदि तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 5, 125, और यदि आप 7 को लें, 7 का क्यूब तोड़ा जाए तो 7 का 343, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि समुच्चय ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें का सदस्य है x, y और z। फिर इसी प्रश्न में कहा कि समुच्चय बी में सदस्य है 1 और 2। तो हमें से पूछा जा रहा है कि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बताएं। तो यदि आपको याद हो तो हमने कहा था कि संबंध जो होता है सो ए से बी में उसके कार्तीय गुणन जो हम करते थे तो उसके उप समुच्चयों की कुल संख्या जो होती है वही संबंध के रूप में हमें प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल संबंधों की संख्या जो होगी वह a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होगी। अर्थात यहाँ से निकाले तो हम लिख सकते हैं चूँकि नंबर ऑफ a इक्वल 1 2 3, तो नंबर ऑफ b इक्वल ये हमें प्राप्त होगा 2। इसलिए नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल हो जाएगा 3 नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b इक्वल 3 × 2 इक्वल 6। तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या है a क्रॉस b के सदस्यों की संख्या है 6। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या, तो इसके लिए फिर से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या होती है 2 के पावर, जो उसकी संख्या होगी सो अर्थात 2 के पावर n। तो यहाँ पे यदि हम कहें तो हम इसको लिख सकते थे चूंकि कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या की संख्या बराबर होगा a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। तो इसलिए संबंधों की कुल संख्या हो जाएगी, संबंधों की कुल संख्या बराबर होगा 2 के पावर n होता था वहाँ पे किसी एक समुच्चय के लिए, और यहाँ पर a क्रॉस b है तो इसके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ a क्रॉस b, अर्थात 2 के पावर a क्रॉस b की संख्या है 6, तो ये हो जाएगा 6। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और यदि आप इसे बढ़ाना चाहें तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक संबंध इस प्रकार से है कि पहले a को लिखना है उसके बाद b को लिखना है। फिर इसी प्रश्न में कहा कि a b दोनों जो है z अर्थात प्राकृत संख्या के समुच्चय का सदस्य है। फिर कहा कि a माइनस b एक पूर्णांक है। इस बात को समझने वाली बात है कि a माइनस b अर्थात ये जब दोनों पूर्णांक है, इसमें से जब किसी मतलब दोनों जो पूर्णांक है तो पूर्णांकों में से जब घटाएंगे तो वह एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। अर्थात a पहले लिखना है उसके बाद b लिखना है। फिर कहा है कि a b दोनों पूर्णांकों का सदस्य है और a माइनस b एक पूर्णांक है। अर्थात
पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाएं तो हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि दो पूर्णांकों का अंतर, यदि दो पूर्णांक संख्या हम ले लें, जैसे कि 5 ले लें, 8 ले लें, इसका यदि हम अंतर निकालें, मतलब 5 में से यदि हम 8 को भी यदि घटाएं तो हमें मिलेगा -3, और ये भी क्या है, पूर्णांक है। आप कोई भी पूर्णांक ले लो, यदि आप 11 - 5 करते हो तो भी आपको आएगा 6, और ये भी क्या है, पूर्णांक ही है। अर्थात किसी भी दो पूर्णांकों का अंतर सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है, सदैव एक पूर्णांक होता है। इसलिए r का प्रांत, जब सब कुछ प्रांत ही, मतलब सब कुछ जब पूर्णांक ही है, a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, उसका अंतर ले रहे हैं, उसके बारे में कह रहा है पूर्णांक ही है, और यह हम जानते हैं कि दो पूर्णांक का अंतर सदैव पूर्णांक ही होता है, इसलिए r का प्रांत भी एक पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक अर्थात z, और r का परिसर भी हमें z ही मिलेगा। ये होगा हमारा आंसर। इस प्रकार इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले एक्सरसाइज के बेसिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।